मनोहर हिंदी कहानियां पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की कहानी लखनऊ विश्वविद्यालय के पीछे गोमती तट पर दीपा प्रकाश की गोद में सिर रखकर लेटी हुई थी। उसकी आंखों में अनगिनत सपने समाये हुए थे और चेहरे पर असीम शांति छाई हुई थी। प्रकाश के सानिध्य में उसे सुख के साथ साथ सुरक्षा की अनुभूति भी होती थी। अचानक आए तेज हवा के झोंके ने दीपा की लटों को बिखरा दिया। उसका पूरा चेहरा बालों से यूं ढक गया जैसे बदली से चांद। प्रकाश ने हाथ बढ़ाकर उसकी बिखरी हुई लटों को संवारा, फिर उसके चेहरे को दोनों हाथों के बीच लेते हुए बोला, दीप, हम लोग कब तक यूं छिप छिप कर मिलते रहेंगे? आखिर कब तुम इस प्रकाश के आंगन में प्रकाश बिखेरने के लिए राजी होगी? दीपा अपनी आंखें प्रकाश के चेहरे पर टिकाते हुए मुस्कुराई। प्रकाश तो दीप का अंतिम लक्ष्य होता है। प्रकाश के बिना उसका अस्तित्व अर्थहीन है। लेकिन क्या? प्रकाश अधीर हो उठा। तुम तो जानते हो, जो रिसर्च मैं कर रही हूँ वो कितना महत्वपूर्ण है। थीसिस पूरी करने के लिए मुझे 24 घंटे का समय भी कम पड़ रहा है। ऐसे में अगर मैं शादी कर लेती हूँ तो अपने दायित्वों को पूरा नहीं कर पाऊंगी। दीपा ने अपनी तर्जनी प्रकाश के होंठों पर टिकाते हुए कहा, हमारे घर में इतने नौकर हैं कि तुम्हें कोई काम करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। तुम आराम से अपनी थीसिस पूरी करना, प्रकाश ने समझाने की कोशिश की। दीपा खिलखिलाते हुए उठ बैठी और कपड़ों में लगी रेत को झाड़ते हुए बोली, जानती हूँ बुद्धू राजा, लेकिन तुम भी ये जान लो कि मैं जो भी काम करती हूँ पूर्णता के साथ करती हूँ। जब तक थीसिस लिख रही हूँ सिर्फ थीसिस लिखूंगी। जब प्यार करूंगी तो सिर्फ प्यार करूंगी। उस समय मैं किसी नौकर को न तो तुम्हारे पास चाय की प्याली लेकर फटकने दूंगी और न ही किसी को तुम्हारे कपड़े छूने दूंगी। सिर्फ मैं और तुम, हमारे बीच तीसरा कोई नहीं आने पाएगा। इसलिए फिलहाल थोड़ा सा इंतजार और करो। मेरी थीसिस बस पूरी होने ही वाली है। उसके बाद हम अपने अपने घर वालों को अपने प्यार के बारे में बता देंगे। ठीक है भाई, जैसी आज्ञा, प्रकाश ने सिर झुकाते हुए इस अंदाज में कहा कि दीपा एक बार फिर खिलखिलाकर हंस पड़ी। दीपा और प्रकाश बीएससी में सहपाठी थे। एमबीए करने के पश्चात प्रकाश एक मल्टीनेशनल कंपनी में एग्जीक्यूटिव हो गया था। दीपा को एमएससी के पश्चात यूजीसी से स्कॉलरशिप मिल गई थी। एमएससी में उसने सर्वोच्च अंक हासिल किए थे, इसलिए प्रोफेसर कुमार सहर्ष उसे अपने अधीन रिसर्च कराने के लिए सहमत हो गए थे। आकर्षक व्यक्तित्व के धनी प्रोफेसर कुमार खानदानी व्यक्ति थे। पूरा विश्वविद्यालय उनकी योग्यता का कायल था। उनके अधीन रिसर्च करना सभी शोधार्थियों का सपना रहता था। सभी का मानना था कि प्रोफेसर कुमार अगर मिट्टी पर भी हाथ रख देंगे तो वो सोना हो जाएगी। दीपा पूरी मेहनत के साथ अपनी थीसिस लिखने में जुट गई। 2 वर्ष तक तो सब ठीक रहा। प्रोफेसर कुमार उसका मार्गदर्शन करते रहे, किंतु तीसरे वर्ष जाने क्यों वे उपेक्षा दिखाने लगे थे। विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी के साथ साथ दीपा इंटरनेट के माध्यम से दूसरे देशों की लाइब्रेरी को भी खंगाल डालती। रात भर जागकर पेपर्स तैयार करती, लेकिन प्रोफेसर कुमार के पास उन्हें पढ़ने का समय ही नहीं रहता। महीनों वे उनकी अलमारी में अनछुए से पड़े रहते। दीपा की समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक उनके व्यवहार में परिवर्तन क्यों आ गया है। उसने कई बार पूछने की कोशिश की, लेकिन प्रोफेसर कुमार बात टाल जाते। 3 वर्ष पश्चात स्कॉलरशिप मिलनी बंद हो गई, लेकिन प्रोफेसर कुमार की उपेक्षा के कारण दीपा की थीसिस पूरी नहीं हो पाई थी। इसी बीच उसकी मुलाकात प्रकाश से हो गई। दोनों एक दूसरे को पहले से ही पसंद करते थे। शीघ्र ही दोनों में प्यार के अंकुर फूट गए। प्रकाश जल्दी ही शादी कर घर बसाना चाहता था, लेकिन दीपा थीसिस पूरी होने के बाद ही शादी करना चाहती थी। प्रकाश का आग्रह देख उसने दिन रात मेहनत कर थीसिस पूरी कर ली थी। उसे प्रोफेसर कुमार को दिए हुए 1 महीना हो गया था।
लेकिन उन्होंने उसे अभी तक देखा भी नहीं था। इससे दीपा काफी परेशान थी, क्योंकि उनकी संस्तुति के बिना दीपा को पीएचडी की उपाधि नहीं मिल सकती थी। उस दिन प्रकाश से मिलने के बाद दीपा ने प्रोफेसर कुमार से स्पष्ट बात करने का निश्चय किया। अगले दिन मौका देखकर उसने कहा, सर, पिछले 1 साल से मैं महसूस कर रही हूँ कि आप मुझसे कुछ नाराज हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, प्रोफेसर कुमार ने उपेक्षा भरे स्वर में कहा। सर, अगर ऐसा नहीं है तो आप मेरी थीसिस को पढ़ क्यों नहीं रहे हैं? बताइए तो, क्या कमी है मेरी मेहनत में? दीपा ने आग्रह किया। कमी बताने से क्या फायदा? प्रोफेसर कुमार ने अपना चश्मा उतारकर मेज पर रख दिया। सर, आप आदेश करें, मैं उस कमी को हर हाल में पूरा करूंगी। दीपा के स्वर में दृढ़ता झलक उठी। प्रोफेसर कुमार ने एक उचटती हुई दृष्टि दीपा के चेहरे पर डाली, फिर बोले, तुमने अपने गाइड को अभी तक गुरु दक्षिणा नहीं दी है। बस इतनी सी बात, अगर आप पहले बता देते तो मैं आपकी इच्छा कब की पूरी कर चुकी होती। दीपा हल्का सा मुस्कुराई, फिर बोली, बताइए, क्या गुरु दक्षिणा चाहिए आपको? तुम अपने वादे से मुकर तो नहीं जाओगी? सर, अगर आप आज्ञा करें तो मैं एकलव्य की तरह अपना अंगूठा काटकर आपके चरणों में अर्पित कर दूंगी। दीपा की आंखों में सम्मान के चिन्ह उभर आए। एकलव्य का अंगूठा। प्रोफेसर कुमार हल्का सा मुस्कुराए, फिर बोले, यह उस जमाने की बात थी। भावनाओं में बहकर एकलव्य ने अपना करियर बर्बाद कर डाला था। आज के युग में सिर्फ करियर बनाने की बात सोची जाती है। आज गुरु और शिष्य दोनों ही प्रगतिशील विचारों के हैं। यदि गुरु कोई दक्षिणा लेता है तो बदले में शिष्य के करियर में 4 चांद लगा देता है। जानती हूँ सर, आपके अधीन रिसर्च पूरी करने वाले को एक सम्मानजनक मुकाम अपने आप ही हासिल हो जाता है। इसीलिए तो मैं आपकी आज्ञा का पालन करने के लिए तत्पर हूँ। दीपा के स्वर से श्रद्धा झलक उठी। यह सुन प्रोफेसर कुमार अपनी आंखें बंद कुछ पल सोचते रहे, फिर फुसफुसाते हुए बोले, मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ उतना ही चाहिए जितना आजकल के दूसरे सुयोग्य गाइड लेते हैं। क्या? मेरे घर वाले कल बाहर जा रहे हैं। सिर्फ 2 रातों के लिए तुम मेरे घर आ जाओ, तुम्हारी थीसिस क्लियर हो जाएगी, प्रोफेसर कुमार ने कहा। जैसे अनेकों ज्वालामुखी एक साथ धधक उठे हों, जैसे सैकड़ों बिजलियां एक साथ गिर पड़ी हों, जैसे संपूर्ण ब्रह्मांड में विस्फोट हो गया हो। हतप्रभ दीपा का मुंह खुला का खुला रह गया। पलकें जैसे झपकना भूल गईं। उसकी संपूर्ण चेतना जड़ हो गई। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि जो कुछ भी उसके कानों ने सुना है वो सत्य भी हो सकता है। उसके कानों में पिघला हुआ शीशा खौलने लगा था। काश ऐसे वाक्यों के स्वर ध्वनिहीन हो जाते या कान श्रवणहीन। तुमने कोई उत्तर नहीं दिया। तभी प्रोफेसर कुमार ने उसकी तंद्रा भंग कर दी। संज्ञा शून्य दीपा की आंखों से अविरल अश्रुधार बह निकली। बहुत मुश्किल से उसके कपकपाते होंठों से स्वर फूटे, सर, मैं आपकी बेटी के समान हूँ। ओह, कम ऑन बेबी, बी प्रैक्टिकल। आजकल गुरु शिष्य का रिश्ता दोस्ती का होता है। प्रोफेसर कुमार भद्दे ढंग से मुस्कुराए, फिर अचानक ही उनका स्वर सख्त हो गया। फैसला तुम्हारे हाथ में है। अगर मेरे साथ दोस्ती निभा दोगी तो मैं तुम्हारी जिंदगी संवार दूंगा, वरना अपनी इतने सालों की मेहनत पर पानी फिरा समझना। दीपा ने कोई उत्तर नहीं दिया। मुंह पर हाथ रख वो दौड़ती हुई वहां से चली गई। सारे आदर्शों की छवि एक झटके में खंडित हो गई थी। पुरुषों ने सदैव से स्त्री को उपभोग की वस्तु समझा है। प्रोफेसर कुमार ने भी उसे मात्र एक स्त्री ही समझा। उसकी प्रतिभा, लगन, योग्यता और मेहनत का कोई मूल्य नहीं उनकी दृष्टि में। वो इतने वर्षों से एक आदर्श गुरु के रूप में उन्हें पूजती चली आ रही है, किंतु वे देवता नहीं वासना के पुजारी निकले। दीपा को अपना वजूद अस्तित्वहीन होता सा प्रतीत हो रहा था। प्रोफेसर कुमार की दृष्टि में वो सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाली प्रतिभा संपन्न छात्रा नहीं, अपितु जिंदा गोश्त मात्र थी।
नारी नहीं अपितु पुरुषों के तन की ज्वाला शांत करने वाला यंत्र मात्र। यही मूल्यांकन है उसके आज तक के श्रम का, यही सम्मान है उसकी प्रतिभा का। दीपा जितना सोचती, उसके मन की पीड़ा उतनी ही बढ़ती जाती। अपमान की अधिकता से उसकी आंखों के आंसू सूख चले थे। उसकी रगों में दौड़ रहा खून बर्फ होने लगा था। जिस दुनिया में उसका कोई महत्व नहीं, उसमें जीना व्यर्थ है। ऐसे अपमान से मृत्यु श्रेयस्कर है। उसे अपने जीवन का अंत कर लेना चाहिए। शायद उससे प्रोफेसर कुमार को कोई सीख मिले, अपनी करनी पर उन्हें शर्म आए। किंतु यदि ऐसा नहीं हुआ तो क्या कुशल शिकारी की भांति वे किसी दूसरे को अपने जाल में नहीं फंसा लेंगे? दीपा की सोच को एक झटका सा लगा। उसे इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। प्रोफेसर कुमार को उसकी करतूतों का दंड मिलना चाहिए, लेकिन कैसे? विश्वविद्यालय के प्रबंध तंत्र पर उनकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि वो चाहकर भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती थी। उल्टे उसका करियर तबाह हो जाएगा। तो क्या उसे परिस्थितियों से समझौता कर लेना चाहिए? शोषण को नारी की नियति मान लेना चाहिए? दीपा चाहकर भी कोई निर्णय नहीं ले पा रही थी। वो रात भर करवटें बदलती रही। एक के बाद एक ख्याल आते रहे। अगले दिन जब वो उठी तो अपनी दिशा निर्धारित कर चुकी थी। उसने दोपहर में प्रोफेसर कुमार को फोन किया। सर, आप मुझसे 2 रात के लिए घर आने के लिए कह रहे थे, लेकिन मैं पूरी जिंदगी के लिए आपके घर आने के लिए तैयार हूँ। इसकी जरूरत नहीं है, तुम सिर्फ 2 रातों के लिए आ जाओ, इतना ही बहुत होगा। प्रोफेसर कुमार ने हंसते हुए कहा। ओके सर, मैं शाम को पहुंच जाऊंगी, दीपा ने कहा और फोन काट दिया। इसके बाद उसने प्रकाश के ऑफिस फोन किया। प्रकाश, मैं आज ही तुम्हारे घर वालों से मिलना चाहती हूँ, लेकिन आज तो मैं ऑफिस के काम से बाहर जा रहा हूँ, प्रकाश ने कहा। प्रकाश प्लीज अपना कार्यक्रम बदल लो, क्योंकि मैं आज ही अपनी जिंदगी के बारे में फैसला करना चाहती हूँ, दीपा ने जोर दिया। लेकिन क्या मेरे लिए तुम इतना नहीं कर सकते? दीपा का स्वर कातर हो उठा। तुम्हारे लिए तो मैं अपनी जान दे सकता हूँ, घर वालों का सामना करना तो बहुत मामूली बात है, प्रकाश हंस पड़ा। ओके, मैं 5 बजे तुम्हारे ऑफिस के सामने पहुँच जाऊंगी, दीपा ने कहा और तुरंत फोन काट दिया। दीपा ने अपनी भूमिका तो तय कर ली थी, किंतु उसके अंतर्मन में हलचल मची हुई थी। समय काटे नहीं कट रहा था। घड़ी की सुइयां भी आज कुछ ज्यादा ही धीमे चल रही थीं। शाम 5 बजे वो तैयार होकर प्रकाश के ऑफिस के सामने पहुंच गई। प्रकाश अपनी कार में बैठा उसी की प्रतीक्षा कर रहा था। उसे लेकर तुरंत अपने घर की ओर चल पड़ा। रास्ते भर दीपा मौन रही। प्रकाश ने भी उसे टोकना उचित नहीं समझा। सोचा शायद वो अपने आप को आने वाली स्थिति के लिए तैयार कर रही है। अपने विशाल बंगले के प्रांगण में पहुंच प्रकाश ने कार रोकी और दीपा के कंधे पर हाथ रख स्नेह भरे स्वर में बोला, दीपा, घबराना बिल्कुल नहीं। डैडी बहुत अच्छे हैं, मुझे विश्वास है कि वे तुम्हें अवश्य स्वीकार कर लेंगे। मैं तुम्हारे डैडी को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। दीपा ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों को उठाकर प्रकाश की ओर देखा। जानोगी क्यों नहीं, उनकी स्टूडेंट जो रह चुकी हो, प्रकाश मुस्कुराया। स्टूडेंट रह नहीं चुकी हूँ, बल्कि आज भी हूँ। क्या मतलब? मैं अपनी रिसर्च उन्हीं के अंडर पूरी कर रही हूँ, दीपा ने धीमे स्वर में बताया। तुम डैडी के अंडर रिसर्च कर रही हो? प्रकाश उछल पड़ा, फिर दीपा को घूरते हुए बोला, मैंने तुमसे कितनी बार गाइड का नाम पूछा था, लेकिन तुमने बताया क्यों नहीं? मैं अपनी रिसर्च अपनी मेहनत और योग्यता के बल पर पूरा करना चाहती थी। अगर मैं तुम्हें गाइड का नाम बता देती तो तुम अपने डैडी से मेरी सिफारिश अवश्य करते। फिर मेरे मन में जिंदगी भर ये एहसास बना रहता कि पीएचडी की डिग्री मुझे अपनी योग्यता से नहीं, बल्कि सिफारिश से मिली है। दीपा का स्वर अचानक ही गंभीर हो उठा। यू आर ग्रेट दीपा, रियली यू आर ग्रेट। आज डैडी तुम्हें नई भूमिका में देखकर बुरी तरह चौंकेंगे।
प्रकाश ने स्नेह से दीपा के कंधे पर हाथ रख उसे नीचे उतरने का इशारा किया। कार का दरवाजा बंद कर प्रकाश दीपा को लेकर घर के भीतर पहुंचा। दीपा के साथ प्रकाश को आता देख प्रोफेसर कुमार बुरी तरह चौंक पड़े। उनकी समझ में ही नहीं आया कि ये दोनों एक साथ कैसे आए। बहुत मुश्किलों से उन्होंने अटकते हुए कहा, प्रकाश, तुम तो आज ऑफिस से ही सीधे बाहर जाने वाले थे ना? हाँ, लेकिन दीपा ने जिद की कि मैं आज ही उसकी मुलाकात आपसे करवा दूं। प्रकाश ने मुस्कुराते हुए बताया। कैसी मुलाकात? प्रोफेसर कुमार का स्वर किसी अनहोनी आशंका से कांप उठा। सर, आप चाहते थे कि मैं केवल 2 रातों के लिए आपके पास आ जाऊं, लेकिन आपका बेटा पूरी जिंदगी के लिए मुझे यहाँ लाना चाहता है। दीपा ने एक एक शब्द पर जोर देते हुए कहा। सड़ाक सड़ाक सड़ाक, जैसे नंगी पीठ पर चाबुक पड़ रहे हों। प्रोफेसर कुमार का सर्वांग कांप उठा। उन्होंने कभी स्वप्न में भी ऐसी स्थिति की कल्पना नहीं की थी। दीपा ने एक झटके में उनके चेहरे का नकाब नोच डाला था। अपने बेटे के सामने ही उन्हें नंगा कर दिया था। उनका चेहरा सफेद पड़ गया। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने सारा खून निचोड़ लिया हो। अवाक तो प्रकाश भी रह गया था। चंद क्षणों तक तो उसकी समझ में ही नहीं आया कि क्या करे। फिर उसने दीपा की बाहों को पकड़ झिंझोड़ते हुए कहा, दीपा, तुम होश में तो हो? तुम्हें मालूम है कि तुम क्या कह रही हो? अच्छी तरह मालूम है, लेकिन शायद तुम्हें नहीं मालूम कि तुम्हारे डैडी रिसर्च पूरी कराने के लिए मुझसे क्या गुरुदक्षिणा मांग रहे थे। दीपा ने सर्द स्वर में कहा। दीपा की बाह छोड़ प्रकाश ने उलझन भरी दृष्टि से प्रोफेसर कुमार की ओर देखा। उसे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि दीपा जो कुछ कह रही है वो सत्य हो सकता है। प्रोफेसर कुमार की आंखों में बेटे की दृष्टि का सामना करने की ताकत नहीं थी। उन्होंने अपनी आंखें झुका ली। डैडी, अविश्वास से प्रकाश का स्वर कांप उठा। प्रकाश, अगर मैं चाहती तो जिंदगी भर खामोश रहती, लेकिन इससे प्रोफेसर कुमार का हौसला बढ़ जाता। वे किसी दूसरे शिकार को पकड़ लेते और गुरु शिष्य के पवित्र रिश्ते को कलंकित करते रहते। इसलिए मैंने सच्चाई उजागर करना जरूरी समझा। अगर हो सके तो मुझे माफ कर देना। मैं तुम्हारी जिंदगी से दूर जा रही हूँ। दीपा ने प्रकाश की ओर देखते हुए कहा। उसकी आंखों में अश्रुकण झिलमिला उठे थे। तुम माफी किस बात की मांग रही हो? प्रकाश का स्वर भीग उठा। पल भर के लिए उसके चेहरे पर तूफान के चिन्ह छा गए। फिर वो दृढ़ स्वर में बोला, दीपा, आज तक मैं तुमसे प्यार करता था, लेकिन आज मेरे मन में तुम्हारी इज्जत और बढ़ गई है। मैं हर हालत में तुम्हें स्वीकार करना चाहता हूँ। तब यह संभव नहीं हो सकता। दीपा ने फैसला सुनाया। क्यों संभव नहीं हो सकता? प्रकाश तड़प उठा। दीपा ने स्नेह भरी दृष्टि से प्रकाश की ओर देखा, फिर शांत स्वर में बोली, यदि सत्य उजागर किए बिना मैं तुमसे शादी कर लेती तब भी तुम्हारे डैडी जिंदगी भर मुझसे आंखें न मिला पाते। वे भले ही गुरु का धर्म भूल गए हों, लेकिन मैं शिष्या का धर्म नहीं भूली हूँ। अपनी बहू के सामने आजीवन जलील होने की जलालत से मैं उन्हें मुक्ति देती हूँ। यही मेरी गुरुदक्षिणा होगी। इतना कहकर वो तेजी से वहाँ से निकल गई। किसी में उसको रोक पाने का साहस न था। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।